जिन फूलों का खाने में उपयोग नहीं होता उन्हें राष्ट्रीय फूल कहते हैं, जैसे कि कमल। सभी फूलों को नागरिकता नहीं मिलती, जैसे कि प्याज के फूलों को, फूलगोभी के फूलों को, सरसों के फूलों को, मुरई के फूलों को, आलू के फूलों को। चंद्रमोहन की यह कविता फूलों की नागरिकता आगे कहती है कि श्रमिकों को नॉर्थ ईस्ट में आउटसाइडर कहा जाता है। पूरे देश की यह स्थिति है। इस देश में जब राष्ट्रीयता तय की जा रही है, इस देश में जब आपकी नागरिकता की जांच हो रही है, एक ऐसे समय में जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा धन है, जिन लोगों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, जो सत्ता में कायम है, उनकी राष्ट्रीयता और उनकी नागरिकता स्वयं सिद्ध है। लेकिन जो हाशिए के लोग हैं, जो कामगार वर्ग के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी हैं, उन्हें अपनी नागरिकता भी साबित करनी है। उन्हें उनकी नागरिकता के हिसाब से उनके जो अधिकार हैं उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी है। उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल है, जबकि जो वर्चस्व के लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, उनका सब कुछ जो है कि जायज है, उनका सब कुछ स्थापित है। नमस्कार, मैं अमित कुमार तिवारी। जनमन बहुजन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ढाई आखर श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। ढाई आखर श्रृंखला का अगर आप पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो जनमन बहुजन के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। दूसरे अन्य वीडियो देखने के लिए आप जनमन बहुजन को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ढाई आखर श्रृंखला में आज जिस किताब पर हम बातचीत करेंगे वो किताब चंद्रमोहन का कविता संग्रह फूलों की नागरिकता है। न्यू वर्ड पब्लिकेशन से यह किताब 2024 में प्रकाशित हुई है। आज इस किताब पर हम बातचीत करेंगे। चंद्रमोहन मूलतः किसान कवि हैं, श्रमिक कवि हैं। संग्रह में ज्यादातर जो कविताएं हैं वो किसान और श्रमिक जीवन से जुड़ी कविताएं हैं। संग्रह की जो पहली ही कविता है श्रमधार के सिवा, उसमें चंद्रमोहन लिखते हैं कि दिल की जेब में प्यार के सिवा और हाथों में श्रमधार के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। संग्रह की पहली कविता में ही चंद्रमोहन के तेवर का, चंद्रमोहन के कथ्य का, चंद्रमोहन किन विषयों को अपनी कविता का विषय बनाते हैं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। हाथों में श्रमधार के सिवा, दिल की जेब में प्यार के सिवा। मूलतः उनकी सारी कविताओं में श्रम की जो धार है, श्रम का जो तेज है, श्रम का जो ताप है, वो देखने को मिलता है। चंद्रमोहन जी ने अपना कविता संग्रह भी जो उन्होंने समर्पण में लिखा है कि दुनिया के तमाम श्रमिकों के लिए, तो उन्होंने अपना कविता संग्रह श्रमिकों के लिए समर्पित किया है। किताब की प्रस्तावना कुमार मुकुल जी ने लिखी है। कुमार मुकुल जी ने प्रस्तावना में जो टिप्पणी की है उससे भी इस किताब के बारे में, इस किताब को या चंद्रमोहन की कविताओं को समझा जा सकता है। कुमार मुकुल लिखते हैं कि मेरी आज तक की जानकारी में चंद्र पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो खेती बाड़ी में, मजूरी में पिसते अंतिम आदमी का जीवन जीते हुए पढ़ना लिखना जारी रखे हैं और कविताएं लिख रहे हैं। तो आज एक ऐसे समय में जब कविताएं ज़्यादातर अखबारों को देख करके, सोशल मीडिया को देख करके, चैनलों को देख करके कविताएं लिखी जा रही हैं, और जो भी बोध है हाशिए के समाज का, अगर कविताओं में बोध है भी, अगर आदिवासियों पे कविताएं लिखी जा रही हैं, जो ज़्यादातर कविताएं लिखी जा रही हैं, आदिवासियों पे कविताएं लिखी जा रही हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कविताएं लिखी जा रही हैं, दलितों पे कविताएं लिखी जा रही हैं, किसानों पे कविताएं लिखी जा रही हैं, तो इनके जीवन का जो कवियों के भीतर बोध है वो ज़्यादातर अखबारी है, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया से ग्रहण किया गया बोध है, ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों से ग्रहण किया गया बोध है। वो वास्तविक बोध नहीं है, वो जमीनी बोध नहीं है। तो एक ऐसे समय में चंद्रमोहन खुद किसान, जैसा कि कुमार मुकुल जी ने लिखा है कि खुद जो है कि किसान जीवन जीते हुए उन्होंने कविताएं लिखी हैं। एक कविता और चंद्रमोहन जी ने लिखी है, ताकत। उस कविता से भी चंद्रमोहन जी के लेखकीय राजनीति को, उनके लेखकीय ताप को, या फिर उनके कविता में जो किसान या श्रमिक या किसानी जीवन या श्रमिक जीवन आता है कि राजनीति को और स्पष्टता से समझा जा सकता है। ताकत कविता का हिस्सा मैं पढ़ता हूँ। उसमें वो लिखते हैं, मैंने महिलाओं को उनके गर्भ के अंतिम दिनों में भी खरपतवार बिनते देखा है। लेखक, यहाँ सीधे वो लेखक को संबोधित करते हैं, और उसी लेखक को जो कविताएं लिख रहा है, जो साहित्य रच रहा है, उसी लेखक को वो सीधे संबोधित करते हैं कि लेखक,
तुम किन मुर्दा शब्दों में ताकतवरों को और ताकत देते हो, जरा मुझे भी दो। मुझे चाहिए खेतों में रोपाई, निराई, गुड़ाई और कटाई करने को बहुत ताकत, बहुत ताकत। तो इस कविता में, ताकत कविता में, चंद्रमोहन अपनी लेख की राजनीति को तो स्पष्ट करते ही हैं, एक जो मध्यवर्गीय अवसरवादिता को जी रहा जो लेखक समुदाय है, उसकी अवसरवादिता को, उसकी राजनीति को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो लेखक हैं वो अपने लेखन से किसको ताकत दे रहे हैं या फिर उनका लेखन किसको ताकत देता है। तो वो कहते हैं कि मुर्दा शब्दों में तुम जो लिख रहे हो उससे जो वर्चस्वशाली लोग हैं, उससे जो सत्तानशी लोग हैं, उनकी तरफदारी हो रही है, उनको तुम ताकत दे रहे हो। तो इससे चंद्रमोहन के लेखन का जो ताप है, उनकी कविताओं की जो राजनीति है, वो कितनी स्पष्ट है, इसको देखा जा सकता है। अब जो किसान के मुद्दे हैं, जो श्रमिकों के मुद्दे हैं, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, वो अब राजनीतिक बहस से दूर चले गए हैं। उन पे कोई बहस नहीं होती, उन पे कोई बातचीत नहीं होती, और यही प्रवृत्ति हम साहित्यिक दायरे में भी देख रहे हैं। साहित्यिक दायरे से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं या गायब होती जा रही हैं। इस बात को समझने के लिए हमने कूच बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी के शोध छात्र जो किसानों पर ही काम कर रहे हैं, जो किसानों पर अपनी पीएचडी कर रहे हैं, उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यदि राजनीतिक दायरे की बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि राजनीति के एजेंडे में किसान और श्रमिक जीवन की समस्याएं नहीं है। इसका एक कारण जो मैं देखता हूँ वह यह है कि जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं वह आज पूरी तरह से पूंजी और पूंजीपतियों के नियंत्रण में है। पहले पूंजीपतियों और राजनेताओं के आपसी संबंध होते थे और उसी से बहुत सारी चीजें तय होती थी। यह खेल अब खुलकर खेला जा रहा है। गोदान में मिर्जा खुर्शीद तनख्वाह से कहते हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में बाजी वही ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर पर उसके लिए सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने वाले, बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। क्योंकि चुनाव पूंजीपतियों के धन से होता है, धन के बूते पर लड़ा जाता है, इसलिए सरकार के एजेंडे में किसान और श्रमिकों की समस्याएं हो ही नहीं सकती। इसका ताजा उदाहरण है जो लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को उनके अधिकार मिले थे, उन्हें 4 लेबर कोड लाकर खत्म कर दिया गया। उसके पहले किसानों के लिए 3 काले कानून लाए गए थे। रही बात तो साहित्य के दायरे या एजेंडे में किसान और श्रमिक हैं कि नहीं, तो इसका जवाब मैं हाँ में दूंगा, और साथ ही या जोड़ने के साथ कि जितनी ज़्यादा इनकी आबादी है और जितनी ज़्यादा इनके जीवन की समस्याएं हैं, उस अनुपात में साहित्यिक लेखन नहीं दिखाई देता है। खासकर भूमंडलीकरण के बाद जिस तरह से किसानों, मजदूरों और गांव की श्रमिक जातियों या श्रमिक समुदायों पर जो हमला हुआ है, उनकी जीविका पर जो संकट छाया है, उसमें बढ़ई है, लुहार हैं, बांस का काम करने वाले हैं, भेड़ या ऊन का काम करने वाले हैं, इनकी जीविका पर उस तरह से या इनके जीवन की समस्याओं पर उस तरह से साहित्यिक लेखन हमें नहीं दिखाई देता। ऐसा लेकिन ये काम हाँ, किसानों और मजदूरों के जीवन पर आज भी लिखा जा रहा है। ऐसा वही कर पा रहे हैं जो पूरी तरह से किसानों या मजदूरों के प्रति बद्धता रखते हैं। इसमें संजीव का फांस उपन्यास है, MM चंद्रा का यह गांव बिकाऊ, पंकज सुबीर का काल में उत्सव, मधु काकरिया का ढलती सांझ का सूरज और हरियस राय का माटी राग, हाल ही में पिछले सालों में आया शिवमूर्ति का अगम बह दरिया, शिरीष खरे का देश भर की यात्राओं से लिखी गई किताब एक देश 12 दुनिया, संदीप मिल की बोल काश्तकार आदि ऐसी किताबें हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। इनके जीवन पर, किसानों या मजदूरों के जीवन पर लिखने वाले हमेशा से
कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके जीवन पर लिखने और बोलने की अपनी अलग तरह की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं और जोखिम है। तो अगर आज के दौर में हम बात करें तो हाँ, जितना लिखा जाना चाहिए उतना नहीं लिखा जा रहा। फिर भी किसानों मजदूरों की ज़िंदगी पर हमें कुछ साहित्यिक कृतियाँ दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इसका मतलब ये है कि साहित्य को पढ़ते हुए समाज उसमें अपना चेहरा देख सकता है। साहित्य पढ़ते हुए समाज यह महसूस कर सकता है कि यह उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन अगर साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य पढ़ते हुए समाज को अपनेपन का बोध होता है, उसको लगता है कि नहीं, इसमें उसके सुख दुख को लिखा गया है, इसमें उसकी समस्याओं को लिखा गया है, इसमें उसके हक अधिकारों के बारे में लिखा गया है, फिर दिन प्रतिदिन साहित्य का दायरा सीमित क्यों होता जा रहा है, जिसे कहा जाता है कि यह गंभीर साहित्य है, यह लोकोन्मुख साहित्य है, यह सामाजिक साहित्य है, उसका दायरा, उस साहित्य का दायरा लगातार सीमित क्यों होता जा रहा है, वो उसकी पहुंच समाज में लगातार कम क्यों होती जा रही है, जिसे मुख्यधारा का साहित्य कहा जाता है, वो समाज के एक बड़े हिस्से तक क्यों पहुंच नहीं रहा है। इस सवाल पर भी चंद्र ने कविताएं लिखी हैं और ये सवाल जो है कि सचेत रूप से या फिर अनजाने ढंग से चंद्रमोहन की कविताओं में बार बार झलकता है। स्पष्ट तौर पे उन्होंने एक कविता लिखी है, पूर्वोत्तर की बनिहारिन स्त्रियां। कविता में वे लिखते हैं कि जहाँ के खेतों में बनिहारिन स्त्रियां श्रम की खुरपी से, संघर्ष की कुदारी से लिख रही होती हैं घास सोहनी की कविताएं, धान रोपनी की कविताएं, चाय टुंगनी की कविताएं। उनका नाम धान रोपनी हो जाता है, उनका नाम गेहूं कटनी हो जाता है, उनका नाम चाय बगानी हो जाता है, उनका नाम रोटी बेलनी हो जाता है। फिर वे आगे लिखते हैं कि बनिहारिन स्त्रियों की कविताओं पर क्यों नहीं बहस करते आप। तो जो लेखकीय जो दायरा है, जो आलोचकीय दायरा है, उससे यह सवाल है चंद्र का मूलतः कि जो धान रोपनी की जो कविताएं हैं, जो धान रोपते समय लिखी जाती हैं, जो गेहूं काटते समय लिखी जाती हैं, गाई जाती हैं मूलतः श्रमिक वर्ग के द्वारा, मजदूर वर्ग के द्वारा, उसे जो है कि साहित्यिक दायरे में क्यों स्वीकार नहीं किया जाता, या फिर वो क्यों जो है कि क्या कहते हैं कविताओं के तौर पर मान्य नहीं है। वो जो सवाल उठाते हैं कि ये जो श्रम की कविताएं हैं, श्रमिक जीवन की कविताएं हैं, श्रमिकों द्वारा गाई जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, बोली जाने वाली जो कविताएं हैं, उन पे जो है कि साहित्यिक बातचीत क्यों नहीं होती है, उन पे बहस क्यों नहीं होती है, उनकी आलोचना क्यों नहीं होती है, वे प्रकाशित क्यों नहीं होती हैं। ये सवाल जो है कि चंद्र उठाते हैं अपनी एक कविता में, और ये सवाल जो है कि एक वाजिब सवाल है। इस सवाल का जवाब जब आप तलाशते हैं तब आपको पता चलता है कि कैसे साहित्यिक दायरे पर, कैसे हिंदी साहित्य पर कुछ वर्चस्वशाली लोगों का लगातार कब्जा होता जा रहा है। हिंदी साहित्यिक दायरा कैसे धीरे धीरे अलोकतांत्रिक हुआ है। उस पर कुछ विश्वविद्यालय के हिंदी विभागों का, कुछ जो है कि खास तरह के संस्थानों का, कुछ खास लोगों का कब्जा है, और वो निर्धारित करते हैं कि कौन सा साहित्य, उनके कुछ मानदंड हैं जिससे वो निर्धारित करते हैं कि ये साहित्य इसे जो है कि साहित्यिक दायरे के भीतर लिया जाना चाहिए, इसे साहित्यिक दायरे के भीतर नहीं लिया जाना चाहिए। तो एक तरह का ये जो अलोकतांत्रिकरण है, साहित्यिक दायरे का जो लगातार अलोकतांत्रिकरण हो रहा है, उस पे चंद्र यहाँ सवाल उठाते हैं कि ये एक प्रवृत्ति जो है कि हिंदी साहित्य के दायरे में बढ़ती जा रही है। जब सामाजिक सहभागिता ही नहीं होगी साहित्यिक दायरे में, ज़्यादा से ज़्यादा समाज उसमें अपने आप को सहभागी नहीं समझेगा, तब तक नहीं लगता है कि साहित्यिक साहित्यिक दायरे का या फिर जो है कि साहित्य की पहुंच जो है कि एक बड़े समाज तक होगी। साहित्य कोई दुकान पर बिकने वाली चीज़ नहीं है। साहित्य की खेती समाज में की जाती है। साहित्य केवल खरीदी और बेची जाने वाली चीज़ नहीं है जिसे आप यह मानते हैं कि आप लेखक हैं और बाकी लोग आपके ग्राहक हैं। जब तक ये नज़रिया हावी रहेगा, और एक चीज़ है कि
प्रकाशनों का जो साहित्यिक दायरे पर लगातार वर्चस्व कायम होता जा रहा है, वो भी एक कारण है कि साहित्य का जो प्रसार है वो व्यापक जनता तक नहीं है। लेखक पाठक का संबंध जो है कि अगर ग्राहक और विक्रेता के रूप में बनता जाएगा तो ये एक समस्या आएगी। साहित्य का जो अलोकतांत्रिकरण लगातार हुआ है, उस पर वर्चस्वशाली शक्तियों का जो कब्जा लगातार बढ़ा है, ये भी एक बड़ा कारण है। इस बात को हम बॉलीवुड की फिल्मों से और कोविड के दौर में जो सीरीज विकसित हुई उसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सीरीज ने बॉलीवुड के वर्चस्व को कैसे तोड़ कर रख दिया। बॉलीवुड का जो पूरा वर्चस्व है, कुछ खास तरह के लोगों का जो वर्चस्व है, उसको सीरीज ने, सोशल मीडिया के रील ने कैसे तोड़ दिया। और बॉलीवुड में खास तरह के लोग थे, बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म था वो कैसे जो है कि टूटा है सोशल। हालांकि वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हो चुका है, लेकिन उसको एक धक्का जो है कि कोविड के बाद शुरू हुए सीरीज ने और क्या कहते हैं रील्स ने एक बहुत बड़ा धक्का दिया है। अब जो एक्टर का दायरा है, अब जो अभिनेता का दायरा है, वो जो है कि विस्तृत हुआ है। अब आम आदमी अब क्रिएटर की भूमिका में भी है, वो खुद रील क्रिएट करता है, वो खुद अभिनेता है और वो देखता भी है। तो एक खास तरह का जो वर्चस्व है कि बॉलीवुड का जो वर्चस्व था उसको तोड़ा गया है, वो टूटा है। और इससे ये हुआ है कि फिल्म माध्यम का जो प्रसार है वो और व्यापक जनता तक हुआ है। वो अब केवल सिनेमा जा सकने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब एक व्यापक जनता है जो इसमें हिस्सेदार भी है, जो क्रिएट भी कर रही है और उसको देख भी रही है। तो इस बात से भी समझा जा सकता है कि साहित्य का जो अलोकतांत्रिकरण है और उसके क्या कारण और प्रभाव हैं, वो किस तरह से साहित्य को सीमित कर रहा है। फूलों की नागरिकता काव्य संग्रह में किसान जीवन की जो कविताएं हैं वो भी कविताएं बहुत सचेत ढंग से लिखी गई हैं। किसान की जब बात आती है तो तमाम बार हम बहुत भावनात्मक ढंग से सोचने लगते हैं और एक तरह की जो विह्वल भावनात्मकता है, जो कोरी भावनात्मकता है, वो हमें एक गलत दिशा में ले जाती है और हम तार्किक ढंग से नहीं सोच पाते हैं और उसका अमूमन एक गलत नतीजा होता है। लेकिन चंद्रमोहन के कविताओं में जो किसान आता है या किसानी जीवन आता है, उसमें वो बहुत सचेत ढंग से किसानों के बारे में सोचते हैं और किसानों पे लिखते हैं। उनकी 2-3 कविताओं से इस बात को हम समझते हैं कि अगर वो किसान जीवन के कवि हैं तो कितनी गहराई से उन्होंने किसान जीवन को देखा और समझा है। उनकी ये कविता है, ये गेहूं के उगने का समय है। उस कविता में वो लिखते हैं कि जिनके पास ज़्यादा खेत हैं उन्हीं का भरा पेट है, दोष मिट्टी का नहीं, जमीन का खून पसीना लूटने वालों का है। तो जिनके पास ज़्यादा खेत हैं उन किसानों की स्थिति, जो श्रमिक किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनकी स्थिति एक नहीं है। इन दोनों की स्थिति को अलग करके समझना होगा और तभी हम क्या कहते हैं कि किसानों की जो बात होती है, किसानों की जो राजनीति है, किसानों के हक अधिकारों की जो बातें हैं, उस पर हम सही ढंग से सोच पाएंगे, तार्किक ढंग से सोच पाएंगे और तब हम एक सही नतीजे पर पहुंचेंगे। जिनके पास ज़्यादा खेत हैं वो तमाम बार पूंजीपति वर्ग में भी शामिल हो जाएंगे, वो उच्च वर्ग में भी शामिल हो जाएंगे हैं, लेकिन वो भी किसान, लेकिन उनके वहाँ हज़ारों की संख्या में, 150 की संख्या में हो सकता है कि उनके वहाँ मजदूर काम कर रहे हों। तो एक किसान तो वो भी हैं, एक किसान वो हैं जो श्रमिक का जीवन जी रहे हैं। वो अपने खेतों में भी काम करते हैं, दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं, खेती करते हुए श्रमिक का भी बाहर जाकर के काम करते हैं। तो इनके अंतर को समझना होगा, इन दोनों की सामाजिक स्थिति को समझना होगा, तभी हम सही नतीजे पर पहुंचेंगे। दूसरी एक चीज़ है, आज तक ये विडंबना है, पूरी सामाजिक विडंबना है, लेखकीय विडंबना है, एक राजनीतिक समझ की विडंबना है। ये कितना बड़ा शोषण है कि जब किसानों की बात आती है, जब किसानों पर चर्चा होती है, या फिर अगर आपके सामने कोई किसान शब्द ही अगर बोलता है तो हमारे दिमाग में, समाज के दिमाग में जो चित्र बनता है वो एक पुरुष किसान का बनता है। लेकिन ज़्यादातर जो काम है, किसान जीवन के ज़्यादातर जो काम हैं वो महिलाएं करती हैं। ये बात मैंने देखी है अपने घर परिवार में, अपने गांव में। खेतों में बीज डालने से लेकर के और अन्न के पक करके, फसल पक करके घर में आ जाने तक जो महिलाओं का योगदान है
वो किसान जीवन में किसी तरह से कम नहीं होता है। ज़्यादातर तो देखा जाता है कि ज़्यादातर जो रोपनी है वो महिलाएं करती हैं, सोहनी जो है कि महिलाएं करती हैं, दौरी जिसे दबनी या मड़नी कहा जाता है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी होती है। तो उस किसान जीवन के ज़्यादातर जो काम है उनमें महिलाओं की पुरजोर भागीदारी है, आधे से अधिक भागीदारी है। लेकिन एक किसान परिवार में जो आर्थिक वर्चस्व है, एक किसान परिवार की जो भी आय है, थोड़ी या बहुत एक किसान परिवार में जो भी आय होती है उस पे पुरुषों का ही अधिकार होता है। जो आर्थिक वर्चस्व है किसान परिवार में वो एक पुरुष का ही होता है, जमीन पुरुष के ही नाम होती है। तो ये जो एक विडंबना है इसको भी चंद्रमोहन ने अपनी कविताओं में लिखा है। चंद्रमोहन एक कविता लिखते हैं फरवरी, जिसमें वे लिखते हैं, माँ आंगन में सरसों के डंठल पीटा करती है। सरसों पक गया है, सरसों पक करके घर आया है और उनकी माँ सरसों के डंठल पीट रही है। माँ आंगन में सरसों के डंठल पीटा करती है फरवरी के महीने में। माँ कहती है मेरे सिवा कौन करेगा घर आंगन के इतने सारे काम। गांव की सारी स्त्रियां कहती हैं मेरे सिवा कौन करेगा इतने सारे काम। बहन वहीं कहीं होती है बसवारी के पास, बकरी की रस्सी पकड़े हुए बकरी के लिए दूब घास देखती हुई। हथौड़े की चोट खाते पिता कहीं होते हैं यह कहते हुए कि एक बनाता हूँ तो एक बिगड़ जाता है। तो किसान जीवन में जो भागीदारी है वो किसी तरह से स्त्रियों की कम नहीं है और इसको भी चंद्रमोहन ने अपनी कविताओं में बहुत ही लोकतांत्रिक और सचेत ढंग से लिखा हुआ है। तो ये एक कविताएं हैं जो आपके सोच को विस्तार देती हैं। चंद्रमोहन पूरे सामाजिक सोच को, जो एक पारंपरिक सामाजिक सोच है, उसको अपनी कविताओं में तोड़ते हैं। आप उनकी कविताएं पढ़ते हुए अपनी सोच का परिष्कार कर सकते हैं और इसलिए ये कविताएं पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि ये आपके सोच का परिष्कार करती हैं। आप पारंपरिक कविताओं से अलग जो है कि इन कविताओं को पढ़ते हुए पारंपरिक ढंग से अलग जो है कि सोचना शुरू करते हैं किसान जीवन के बारे में, श्रमिक जीवन के बारे में। ये आपके पारंपरिक सोच को कोंचती हैं। साहित्य में जब किसानों की बातचीत होती है तो उसमें स्त्री क्यों गायब हो जाती है, उसमें स्त्री का चित्रण क्यों नहीं होता है, इस प्रश्न पर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर शर्मिला गोदारा से बातचीत की। आइए सुनते हैं वे क्या कहती हैं। साहित्य में स्त्री किसान के रूप में चित्रित क्यों नहीं की जाती? इस प्रश्न पर विचार करते हुए एक प्रश्न और उभरता है कि प्रश्न होना चाहिए साहित्य में स्त्री किसान के रूप में चित्रित क्यों नहीं की गई? क्योंकि वर्तमान संदर्भ में जब हम देखते हैं तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब साहित्य में स्त्री को किसान के रूप में चित्रित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हम शैलेश मटियानी के उपन्यास चिट्ठी रसायन को ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्त्री को किसान के रूप में चित्रित किया है, उसके अदृश्य श्रम को उभारा है। और वहीं तमिल साहित्य में भी स्त्री किसान के रूप में चित्रित की गई है। उदाहरण के लिए एरू वेयल उपन्यास को ले सकते हैं, अग्नाडी उपन्यास को ले सकते हैं, जिसमें स्त्री को किसान के रूप में चित्रित किया गया है, उसके संघर्ष को दर्शाया गया है। तो ये सवाल जो है वो वर्तमान संदर्भ में जो है कुछ कम ही प्रासंगिक है। समाज की जो आम समझ है या फिर जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनकी जो समझ है भावनात्मक ढंग की है, कोरी भावनात्मक ढंग की है। अगर आपके पास अच्छा घर है तो आप बारिश का आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास गर्म बिस्तर है ठंडियों के लिए, अगर आपके पास ठीक ठाक व्यवस्था है, हीटर है, तो आपको सर्दी भी अच्छा लग सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए या फिर ऐसे समाज के लिए प्रकृति बहुत सुंदर लग सकती है, प्राकृतिक मनोरमता का वो पूरा आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक ऐसे समय में जब प्रकृति को बहुत बुरी तरीके से क्या कहते हैं कि प्रभावित किया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से छेड़ा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वैसे समय में प्रकृति जो है कि कैसे त्रासदी के तौर पर भी क्या कहते हैं कुछ लोगों के लिए, पूरी मानवता के लिए आ रही है।
कुछ समय प्रकृति का जो प्राकृतिक जो विनाश है वो पूरी मानवता के लिए कुछ समय में खतरा पैदा करेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है कि कुछ लोग प्रकृति का खूब आनंद उठा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इस अतिरिक्त दोहन के कारण, जो इस अतिरिक्त आनंद के कारण कुछ लोग हैं जो बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। चंद्र ने प्रकृति को मानव के सहभागी के ढंग से भी देखा है, और जहाँ प्रकृति को गलत ढंग से छेड़ा जा रहा है, जहाँ गलत ढंग से प्रभावित किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहाँ प्रकृति जो है कि किसान के लिए कितनी मुश्किल पैदा करती है। इन दोनों चीज़ों को चंद्रमोहन ने अपनी कविताओं में देखा है। अलग अलग कविताओं से इन दोनों बातों को समझते हैं। एक कविता उन्होंने लिखा है, धान के खेत में हाथी। उस कविता में वे लिखते हैं कि धान के खेत में हाथी भर भर कर सूंड में खाता है धान, जिनके धान के खेत हैं उनके निकल जाते हैं प्राण। तो हाथियों से जो किसानों को नुकसान हो रहा है, चंद्रमोहन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हाथी जो है कि बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं कि उनके द्वारा क्या कहते हैं कि नुकसान किया जाता है किसानों का। इसमें हाथी का कोई दोष नहीं है। हाथियों के रहने की जगह को हमने बर्बाद किया, चाहे शेरों के या फिर बाघों के रहने की जगह को हम जो है कि लगातार ख़त्म कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो जानवरों और मनुष्य का जो आपसी टकराव है वो बढ़ता है, और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इसकी कीमत किसान चुकाता है, इसकी कीमत मजदूर चुकाता है, इसकी कीमत आदिवासी चुकाते हैं, और इसकी कीमत जो है कि क्या कहते हैं प्रकृति चुकाती है, जानवर चुकाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कीमत पर मजदूरों के, किसानों के, आदिवासियों के, प्राकृतिक जंतुओं के, प्राकृतिक जंगलों के, प्राकृतिक नदियों के शोषण के क्या कहते हैं कि कीमत पर आनंद उठा रहे हैं। तो ये एक जो टकराव है, हालांकि क्या कहते हैं चंद्र की कविताओं में प्रकृति जब तमाम जगह आती है जहाँ जो है कि बहुत ही सहभागी है, बहुत ही सहभागिता के साथ जो है कि क्या कहते हैं चंद्र प्रकृति को देखते हैं। लेकिन जहाँ प्रकृति से आपसी टकराव बढ़ रहा है उसके कारणों को भी समझे जाने की जरूरत है, और चंद्र अपनी कविताओं में वो स्पेस क्रिएट करते हैं। चंद्र की 2 कविताएं मैं पढ़ता हूँ जिसमें प्राकृतिक सहयोग को, मनुष्य के साथ जो प्रकृति का सहयोग है, मनुष्य से प्रकृति और प्रकृति से मनुष्य का जो संबंध है उसको बहुत ही खूबसूरती से चंद्रमोहन ने लिखा है। एक बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी है, मेरी माँ मछली पकड़ती है। इस कविता में देखिए चंद्रमोहन कितनी बारीकी से, कितनी संवेदनशीलता के साथ लिखते हैं कि मैं माँ को, कविता के बीच में ये पंक्तियाँ आती हैं, वे लिखते हैं कि मैं माँ को देखता हूँ, माँ नहाने जाती है नदी में या नदी नहाती है माँ में, मैं नहीं जानता। माँ नदी में जाकर नहाती हैं, खुद को स्वच्छ करती हैं। प्रकृति भी माँ में नहाती है, प्रकृति भी माँ से सहयोग प्राप्त करती है। माँ अगर नदी में खुद को स्वच्छ करती हैं तो नदी भी मनुष्य के सहयोग से अपने वजूद को, कितना सुंदर प्रकृति और मनुष्य का यहाँ रिश्ता है कि प्रकृति भी अपने वजूद को इंसानों के साथ जोड़ती है। और इसको जिस तरह से चंद्रमोहन ने देखा है कि नदी भी नहाती है माँ में, तो प्रकृति भी मनुष्य के साथ जीती है, प्रकृति का अस्तित्व भी मनुष्य की सहभागिता में है। इसको बहुत ही खूबसूरती से चंद्रमोहन ने लिखा है। एक जगह चंद्रमोहन अपनी कविता में और लिखते हैं, उसके जाने के बाद। कविता के कुछ हिस्से हैं, किसान कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है और उसके जाने के बाद क्या स्थिति है इसका वर्णन उन्होंने कविता में किया है। उसके जाने के बाद इतना रो रहे थे बैल, वे अगर खूंटे में न बंधे होते, मिल लेते माटी देह से, चाट लेते मुंह और अधपके बाल, स्त्रियों की तरह रोते औरों को चुप करा। तो ये जो एक लगाव है प्रकृति का और मनुष्य का, हम देखते हैं कि बैल रोते हैं अगर उनका खूंटा बदल जाता है, अगर वो उनको बेचा जाता है और वो एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक वो खाना नहीं खाते हैं, काफ़ी दिनों तक वो चारा नहीं खाते हैं और वो उनके आंखों से आंसू आते रहते हैं। तो एक जो क्या कहते हैं कि ये जो लगाव है मनुष्य और प्रकृति का, उसको बहुत ही संजीदगी के साथ चंद्रमोहन ने अपनी कविता में देखा है। और ये चंद्रमोहन की कविता की ताकत है। प्रकृति उनके वहाँ किसी बहुत रूमानियत के साथ नहीं आती है, या केवल बहुत आनंद का रिश्ता नहीं है जहाँ सिर्फ प्रकृति से आनंद उठाना है। प्रकृति जीवन का हिस्सा है,
प्रकृति जीवन के रोज़मर्रा की ज़रूरत का रोज़मर्रा की ज़रूरत में आपसी सहयोग का रिश्ता प्रकृति के साथ है चंद्र की कविताओं में, चंद्र का, और वो चंद्र की कविताओं में आता है। जैसा कि हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, इस राष्ट्रवादी समय में जब किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही कह दिया जाता है, हर व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होती है, आपसे सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और उस राष्ट्रवादी चेतना के पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ जुड़ा होता है, चंद पूंजीपतियों का स्वार्थ जुड़ा होता है, चंद नेताओं का स्वार्थ जुड़ा होता है, जिससे उनकी कुर्सी जो है कि क्या कहते हैं बनती है, जिससे पूंजीपतियों का पैसा बनता है, और उससे दुनिया में कितना विनाश हो रहा है, इस पर भी क्या कहते हैं चंद्र ने कविताएं लिखी हैं। ये समस्या जो आज की वर्तमान की समस्या है और वर्तमान की सबसे बड़ी जो समस्या है, इस पर भी चंद्र अपनी कविताओं में लिखते हैं। उनकी 2-3 कविताओं से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चंद्र की एक कविता है मेरी कुदाल। अब हाशिए का जो समाज है, एक जो निर्माण करता जो वर्ग है, एक जो उत्पादन वर्ग है, वह लगातार उत्पादन कर रहा है, और दूसरी तरफ चंद लोग हैं जो उस उत्पादन का लाभ उठाकर मौज कर रहे हैं, निर्माण करने वाले लोगों के श्रम पर मौज कर रहे हैं। मेरी कुदाल कविता में इसको चंद्र लिखते हैं, मेरी कुदाल मिट्टी और घास काटते काटते बहुत थक गई है, बहुत खतरनाक है कि हत्यारे थकते नहीं हैं आदमी की जड़ों और जमीनी रिश्तों को काटते काटते। यहाँ जो 2 वर्ग है, एक निर्माण करने वाला वर्ग है, एक उत्पादन करने वाला वर्ग है, जो निर्माण करते करते थक जा रहा है, वो लगातार निर्माण कर रहा है। दूसरी तरफ एक दूसरा वर्ग है जो लगातार उस निर्माण का क्षरण कर रहा है, उस निर्माण का ह्रास कर रहा है, जो एक तरफ दुनिया के निर्माण की कोशिश करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ दुनिया को विनाश की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। अमेरिका में बैठा ट्रंप कहता है कि मैं पूरी एक सभ्यता को ख़त्म कर दूंगा। एक तरफ लोग हैं जो लगातार निर्माण कर रहे हैं, जो दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो लगातार दुनिया का नाश कर देना चाहते हैं, दुनिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मौज के लिए, चंद पूंजीपतियों के पैसों के लिए वो लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मियाँ मजदूर नाम की भी एक कविता है जिसमें उन्होंने फ़िलिस्तीन का जिक्र किया है कि फ़िलिस्तीन में कैसे लोगों की हत्याएं की गई। तो फूलों की नागरिकता इस संग्रह में किसान और मजदूर जीवन की, श्रमिक जीवन की खूबसूरत कविताओं को आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी पारंपरिक सोच में, ये आपके पूरी भावनात्मक सोच में परिवर्तन करेगा। और अगर आप किसान जीवन को समझना चाहते हैं, मजदूर जीवन को समझना चाहते हैं, मजदूर जीवन की संवेदनाओं को जीना चाहते हैं, किसान जीवन की संवेदनाओं को जीना चाहते हैं, तो फूलों की नागरिकता सुंदर कविता संग्रह है। अंत में चंद्रमोहन की 2 कविता, एक तो कविता उन्होंने श्रमिक जीवन की यात्रा पे लिखी है, जो लगभग अगर विद्यार्थी जीवन को आपने जिया है, श्रमिक जीवन को जिया है, तो इस क्षण को आपने जरूर जिया होगा। एक कविता उनकी है घाटी, बहुत सुंदर कविता है, उसके कुछ हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। घाटी जिसे छानने बघारने के लिए रात भर जगती है माँ, और घर रात से भिनसार तक गुलजार रहता है। घाटी जिसे माँ सुबह सुबह मेरे जाने से पहले छानती है करियई कराही में, और नरम नरम छान कर थरिया भर देती है मुझे, स्नेह से यह कहते हुए कि बेटा रेलगाड़ी में जाते हुए बटोही को भूख खूब लगती है, और खरीद कर इधर उधर खाने में पैसा भी तो लगता है बाबू। कविता आगे बढ़ती है और बेटा जो है कि क्या कहते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए निकलता है, और बार बार वो खाने से घाटी माँ निहोरा करती है, और बार बार वो खाने से मना करता है घाटी। तब की बात चंद्रमोहन लिखते हैं कि तब माँ चुप्पे चुप्पे मेरे परदेसी बैग में भर देती हैं घाटी, कई जन्म के खाने के बराबर जैसे, कई जने के खाने के बराबर जैसे। ये प्रसंग जो है कि मजदूरों के जीवन में, विद्यार्थी जीवन को जीते हुए इस प्रसंग को मैंने तमाम बार जिया है। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तब भी आप देखते हैं,
तो ये जो एक श्रमिक जीवन का सौंदर्य है उसको चंद्रमोहन ने अपनी कविता में लिखा है। एक आखिरी कविता जो चंद्रमोहन ने खुद अपने नाम पर लिखी है, चंद्रमोहन क्या करता है। इससे किसान जीवन की जो विडंबना है, किसान जीवन की जो समस्या है, किसान परिवार की जो समस्या है, उसको आप संवेदनशीलता से समझ पाएंगे। चंद्रमोहन क्या करता है, इस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। याद है उसे जब एक मकई की रोटी में सब परिवार खाते थे, क्या खाते थे, अधपेटे भूखे रह जाते थे। अब भी वही हालत है, युवा जीवन क्या करेगा, लिया कर्जा भरेगा, खटाकर अपने चाम को, सुबह को या शाम को। आप चंद्रमोहन के कविता संग्रह फूलों की नागरिकता को मंगाइए, खरीदिए और पढ़िए। बेहद खूबसूरत कविताएं हैं। तो ये रहा जनमन बहुजन का 2.5 अक्षर श्रृंखला का दूसरा वीडियो। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण किताब है, ज़रूरी किताब है जिस पर बातचीत होनी चाहिए। मैं उस किताब पर बातचीत करूँगा। हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। जनमन बहुजन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। आपका यह सहयोग जनमन बहुजन के हौसले को, मेरे हौसले को मजबूती प्रदान करेगा।